दिस इज़ अ क्रॉस जो हमने अभी किया, ठीक है, एक ग्राफिकल फॉर्म में कलर्ड के साथ में। ये हमारी पूरी लाइन और ये दो राउंड येलो 9, 3 हमारे रिंकल्ड येलो, 3 राउंड ग्रीन और 1 इज़ रिंकल्ड ग्रीन। सो हमारे पास जो रेशो आया वो आया 9, 3, 3, 1, ठीक है। व्हाट इज़ दिस इज़ अ रिजल्ट ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस, जहाँ पे दो पेरेंट्स दो पेयर में डिफ़र करते हैं, ठीक है। और ये दो पेयर कौन से हैं ट्रेड्स के? सीड कलर एंड सीड शेप। सो दिस क्रॉस लेड टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? असॉर्ट करना मतलब होता है चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करना, और इंडिपेंडेंट यू ऑल नो कि किसी पे डिपेंड नहीं करना। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहती है? हमारा जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट है यहाँ, द लॉ स्टेट्स दैट व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड। एक हाइब्रिड के अंदर, हाइब्रिड कौन है? जो ट्रू लाइन्स को कंबाइन करके फर्टिलाइज करके उनके गेमीट्स को बनाया गया, उसको हाइब्रिड हम कहते हैं। जब 2 पेयर ट्रेड्स के कंबाइन होते हैं हाइब्रिड पे, तो 1 पेयर का जो सेग्रीगेशन है इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब क्या हुआ कि जब गेमीट्स बनते हैं तब एक कैरेक्टर का एलील दूसरे कैरेक्टर के एलील पर डिपेंड नहीं करेगा। यानी कि ये वाला जो इसके अंदर राउंड के लिए, ग्रीन के लिए, येलो के लिए, रिंकल्ड के लिए जो एलील्स हैं, जब ये असॉर्ट होंगे तो ये ज़रूरी नहीं कि आर हमेशा कैपिटल वाई के साथ ही जाए, ठीक है। अगर ऐसा होता कि नहीं कि आर तो हमेशा वाई के साथ ही जाएगा, तब हम उसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं कहते। अभी हम कंप्लीटली कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब है इसका मन करेगा कैपिटल वाई के साथ जाएगा, मन करेगा स्मॉल वाई के साथ जाएगा, ठीक है। And these things are just because of arrangement during the meiosis। अभी हम लोगों ने देखा था कि मियोसिस के टाइम पे ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये किस तरीके से अरेंज होते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी, और बस इसी अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि ये गैमीट्स किस तरीके के बनेंगे। जो मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, यहाँ पैराग्राफ में वही चीज़ दी हुई है कि पनेट स्क्वायर भी इसी जो हमने पीछे वो बनाया हुआ है, दैट इज़ पनेट स्क्वायर 16 बॉक्सेस का, कि हमारे पास इस प्लांट के जो गेमीट्स हैं उसमें 50% में आर जाएगा, 50% में ये जाएगा, ठीक है। अब जो 50% है उसमें से 25% में ऐसा होगा जो इसके साथ ये जाएगा, बाकी के 25 में ये जाएगा, यानी 25% होंगे, 1/4 जिसमें हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी आएगी। यानी ये सभी जो गेमीट्स बने हुए हैं ये सब इक्वल रेशो में होंगे, यानी 25% ये, 25 ये, 25 ये और 25 ये। अगर ऐसा नहीं होता कि ये 25 नहीं होते, कभी इसका प्रोपोर्शन ज़्यादा होता, तो क्या होता, हमें जब एक्चुअल में हम क्रॉसेस करते हैं तो इस तरीके के गेमीट्स का रेशो जो है वो हमें ज़्यादा दिखाई देता, ठीक है। ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि 16 में 1 है, 16 में 2 हैं, 16 में से ये इकलौता है, हम क्योंकि हर किसी को इक्वल प्रोबेबिलिटी दे रहे हैं, ठीक है, इक्वल प्रोबेबिलिटी कि सबके इक्वल चांसेस हैं जाने के, तभी हम लोग मान रहे हैं। अगर किसी तरीके से ये होता कि नहीं भाई ये आर तो हमेशा वाई के साथ ही रहेगा, तो हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो 9-3-3-1 वाला रेशो ये कभी नहीं आता, तो ठीक है। तो मे बी मेंडल वॉज लकी कि उसने ये कैरेक्टर्स चूज़ किए, पी एक ऐसा प्लांट चूज़ किया जिसमें इस तरीके की कोई चीज़ नहीं थी कि भाई 2 कैरेक्टर्स जो हैं वो आपस में किसी भी तरीके से इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, इकट्ठे असॉर्ट नहीं हो रहे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। हाँ, कैन यू यूजिंग द पनेट स्क्वायर डेटा वर्क आउट द जीनोटिपिक रेशो। जीनोटिपिक रेशो बता सकते हो टू स्टेज पे एंड फिल इन द फॉर्मेट। जीनोटिपिक रेशो क्या कोई भी, ये सारा ये जो टेबल है इसमें से कोई भी 2 जीनोटाइप एक जैसे हैं, कोई भी एक जैसा है या नहीं है? नहीं है, कोई भी एक जैसा नहीं है। अगर नहीं, शायद हो सकता है, ये देखो ये वाले दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, ये वाले दोनों एक जैसे हैं। तो इसमें से डिफरेंट जीनोटाइप्स फाइंड आउट करके तुम लोग निकाल सकते हो कि जीनोटाइपिक रेशो जो है वो किस तरीके का है। अब आ जाते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट पोर्शन पे, दैट इज़ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस।
मेंडल ने अपना काम जो था पब्लिश कर दिया 1865 में, बट बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन, साइंस में ये चीज़ तो बहुत होती है कि अब जब भी कोई नया काम करते हो जो लोगों की समझ से परे होता है या कुछ नया होता है, इट रिमेन्स अनरिकग्नाइज्ड, कोई उस पर ध्यान नहीं देता लोग, बल्कि उसको जो है वो अपोज ही करते हैं। तो टिल 1900 तक, 1900 लगा सकते हो, लगभग 35 साल तक मेंडल का जो काम था वो अनरिकग्नाइज्ड रहा, किसी ने उसे पहचान नहीं दी, क्योंकि उस टाइम पे काम करना इतना भी इजी नहीं था, ना ही पब्लिकेशन इतना ज़्यादा था कि यूट्यूब पे आपने एक वीडियो डाली और वो विद इन आवर्स या विद इन मिनट्स जो है वो वायरल हो जाती है और जगह जगह पहुंच जाती है। तो कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से जो चीज़ें थी उतनी अच्छे से पब्लिश नहीं हो पाई, ना ही पब्लिसाइज हो पाई। दूसरा, इसका जो कॉन्सेप्ट था मेंडल का, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स और फैक्टर्स जिसे हम कहते हैं एज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट्स was not accepted by his contemporaries as an explanation for the apparently continuous variation seen in nature। ठीक है, तो दूसरा हम ये मान सकते हैं what were the shortcomings of Mendel's work। ये क्वेश्चन हमारा बनता है जहाँ से हम शुरू करते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। पहले बताया गया है कि मेंडल ने ये काम किया, ठीक है, बट क्यों मेंडल के काम को, इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी मेंडल के काम को उस टाइम पे जो थी वो पहचान नहीं मिली? रीज़न क्या था? पहला, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था, तो पब्लिसिटी नहीं मिली काम को। दूसरा था, जो जीन्स या फैक्टर्स मेंडल ने सोचे थे कि वो स्टेबल हैं, डिस्क्रीट यूनिट्स हैं, और साथ में इनके जो पेयर ऑफ एलील्स हैं, इनके जो कैरेक्टर्स हैं या इनके जो डिफरेंट फीचर्स हैं, ये आपस में ब्लेंड नहीं करते। वो बाकी के उनके टाइम के जो दूसरे साइंटिस्ट थे वो नहीं मान रहे थे, क्योंकि जब नेचर में देखोगे, नेचर के अंदर वेरिएशंस जो हैं वो एक रेंज में पाई जाती हैं। स्किन कलर को ही ले लो, हाउ वुड मेंडल डिस्क्राइब स्किन कलर? कैसे डिस्क्राइब करेगा अगर मेंडल को स्किन कलर डिस्क्राइब करने? क्योंकि अगर स्किन कलर को देखोगे तो देयर आर नॉट डिस्क्रीट डिफरेंट कलर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स नहीं हैं स्किन कलर में, कि या तो बहुत डार्क है कोई या फिर कोई बहुत फेयर है। यहाँ देखोगे तो एक एक शेड चेंज होती जाती है और लोगों का कलर डिफरेंट होता जाता है। तो एक रीज़न ये भी था कि ये चीज़ें जो थी, जो डिड नॉट ब्लेंड वाला था, जो कॉन्टीन्यूस वेरिएशंस है काफ़ी सारी ट्रेट्स के अंदर। हाइट को ही ले लो, ह्यूमन हाइट में ऐसा तो नहीं या तो कोई पूरा 6 फुट का है या फिर कोई 3 फुट का है। अगर देखोगे लोग 3 फुट के हैं, 3.5 फुट के हैं, 4 के हैं, 5 के हैं, 5.5 के हैं, 1-1 इंच का भी फ़र्क है। तो हाइट जो है उसमें भी कॉन्टीन्यूस, तो नेचर के अंदर जनरली जो है एक कॉन्टीन्यूस वेरिएशन देखी जाती है, जिसको मेंडल जो था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तीसरा, मेंडल की जो अप्रोच थी, आई टोल्ड यू ही वॉज अ मैथमेटिशियन, तो उसने मैथमेटिकल अप्रोच ली बायोलॉजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए, और ये चीज़ बिल्कुल नई थी बायोलॉजिस्ट के लिए। तो अब बायोलॉजिस्ट क्यों मानेंगे कि मैथमेटिशियन कोई जो है वो हमारे फील्ड में आके काम कर जाए? ठीक है, तो इसीलिए लोगों को अनएक्सेप्टेबल रही। और लास्ट रह गया कि जिसने जो 2 मेंडल्स वर्क सजेस्टेड कि फैक्टर्स जो है वो डिस्क्रीट यूनिट हैं, उसके लिए उसके पास कोई फिज़िकल प्रूफ नहीं था कि ये जो डिस्क्रीट यूनिट्स हैं वो कहाँ हैं, किस चीज़ की बनी हुई हैं, क्योंकि उस टाइम तक चीज़ें इतनी आसान नहीं थी फैक्टर्स को, ना ही जो जीन्स हैं। दो अब हम पढ़ रहे हैं, वी ऑल नो कि जीन्स की एग्जिस्टेंस है, जीन्स आर नथिंग एल्स बट आर अ पोर्शन ऑफ DNA डज एग्जिस्ट, ठीक है, बट एट दैट टाइम इट वॉज नॉट नोन। तो क्योंकि इतनी बारीकी से डिस्कवरी नहीं हुई थी, neither he could prove that discrete units were there, DNA was there, genes were there। so एक चीज़ ये भी रही रीज़न कि क्यों मेंडल का काम उस टाइम तक इतना ज़्यादा रिकग्नाइज नहीं किया गया। इसके बाद 1900 में 3 साइंटिस्ट, डी व्राइस, कोरेंस एंड टेशमार्क, इंडिपेंडेंटली, यानी तीनों ने अलग अलग अपनी जगह पे काम किया और मेंडल के जो रिजल्ट्स थे उन्हीं को रीडिस्कवर किया। रीडिस्कवर करने का मतलब है कि यही काम उन्होंने किसी और ऑर्गेनिज्म पे
यही एक्सपेरिमेंट कि 2 कैरेक्टर्स लो, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उनको क्रॉस कराओ और जो क्रॉस कराने के बाद रिजल्ट्स आए, दोज रिजल्ट्स वर वेरी सिमिलर टू द रिजल्ट्स दैट वर सीन या ऑब्जर्व्ड बाय मेंडल। तो वॉटन, सटन और बोवेरी ने क्या नोट किया कि जो क्रोमोसोम्स थे उनका बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही था जैसा जीन्स का बिहेवियर था। यानी कि जैसे जीन्स जो थे हाफ होते हैं, गेमीट्स में हाफ होके आते हैं, फिर कंबाइन करते हैं और प्रोजेनी बनाते हैं। बिल्कुल सिमिलरली जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स दे गेट हाफ into gametes and then combine into the progeny। फिर इनका जो नंबर है वो रिज्यूम हो जाता है। फिर दूसरी चीज़, जो क्रोमोसोम्स हैं ये पेयर में होते हैं, जीन्स भी पेयर में होती हैं। फिर क्रोमोसोम्स जब असॉर्ट करते हैं, जब डिवीजन के दौरान जब जीन्स जाते हैं तो 2 जीन्स, डिफरेंट जीन्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं। सिमिलरली जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम का मूवमेंट जो है वो डिपेंड नहीं करता किसी दूसरे क्रोमोसोम पे। अब क्योंकि हम लोगों को वी ऑल हैव दिस मच नॉलेज कि वी नो क्रोमोसोम्स कंटेन जीन्स और वी कैन से जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, इसीलिए जीन्स और क्रोमोसोम्स का जो बिहेवियर है वो सिमिलर है। 2 एलील्स ऑफ अ जीन पेयर, जो हम लोगों को अभी पता है कि क्रोमोसोम्स और जीन्स दोनों पेयर में होते हैं, और जीन के जो 2 एलील्स हैं वो होमोलोगस साइट्स पे होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स में। तो ये जो क्रोमोसोम्स मैंने बनाए थे, ये देखो 2 पेयर बनाया, एक पेयर है ये दूसरा पेयर है किसी और क्रोमोसोम का। तो ये जो है ये पेयर में रहते हैं और
इसमें सेम साइट जिस जगह होती है, दोनों की जगह होती है, उसको हम लोग होमोलोगस साइट कहते हैं। और ये जो 2 क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि क्रोमोसोम 1 क्रोमोसोम 2 जो फर्स्ट पेयर का हिस्सा है इनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। यहाँ से तुम लोग अपना एक बार मियोसिस रिवाइज कर सकते हो कि ये है G1 फेज़ होता है, जिसके अंदर हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं ऐसे पेयर में होते हैं। ये दोनों एक पेयर है, ये दूसरे पेयर हैं, ठीक है। G2 फेज़ में ये क्या करते हैं, अपने सारा का सारा जो मटेरियल है उसको डुप्लीकेट करते हैं। देखा, ये डुप्लीकेट किया। जैसे मैंने एक ये सिंगल बनाई थी, ये एक नॉर्मल जब सेल रेस्ट कर रहा है तब होता है। फिर जब ये डिवीजन में एंटर करता है तो ये अपने सारे मटेरियल को डुप्लीकेट करता है। ये एक्स शेप जो क्रोमोसोम बने हैं वो हमेशा नहीं होते, इसीलिए अगर तुम किसी नॉर्मल सेल को निकालोगे बॉडी से और उसको देखना चाहोगे तो उसके क्रोमोसोम्स कुछ इस तरीके के दिखाई देंगे। ये सिर्फ तब होता है जब जो न्यूक्लियर मटेरियल है, न्यूक्लिक जितने भी हैं डीएनए, वो डबल हो चुका होता है। डबल होने के बाद ये क्या करते हैं, अरेंज हो जाते हैं। माइटोसिस जो इक्वेटोरियल प्लेट है उस पर अरेंज हो गए। अरेंज होने के बाद ये पहले हाफ होते हैं, हाफ हो गए, ठीक है। और उसके बाद फिर ये ब्रेक भी कर जाते हैं और ये हमारे पास 4 सेल्स बन जाते हैं। जो गेमीट्स हैं उसमें क्या गया, एक एक ही पोर्शन गया। ये देखो, एक गया, ये एक गया, यहाँ भी एक गया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या रखा है, सिर्फ फर्क यहाँ पे सीधा ऐसा क्या दिखाया, जबकि इसमें एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है कि ये ग्रीन वाला ऊपर अरेंज हो जाता, रेड वाला नीचे आ जाता। ये भी हो सकता था ना। उस केस में हमारे पास 2 डिफरेंट, अभी 2 ही टाइप के गेमीट्स बने हैं ना। अगर वैसा होता तो 2 टाइप के गेमीट्स और बन जाते। ये टेबल अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि अक्सर क्या आता है, टेबल के कैरेक्टरिस्टिक देके और पूछ लेते हैं कि बताओ कौन सा वाला जीन्स के लिए है और कौन सा वाला क्रोमोसोम्स के लिए है। क्योंकि सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस है जिसके बाद तुम लोगों को क्रोमोसोम और जीन्स में डिफरेंशिएट करना है। अकर इन पेयर, बोथ chromosomes as well as genes segregate at the time of gamete formation such that only one of each pair is transmitted to a gamete. गेमीट फॉर्मेशन के टाइम पे सेग्रीगेट करते हैं, जीन भी क्रोमोसोम भी। सेग्रीगेट एट गेमीट फॉर्मेशन एंड ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गेमीट। सेम है। इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। जो अलग अलग पेयर्स हैं, अलग अलग पेयर्स किसके हो सकते हैं, यहाँ पे वन पेयर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। तो हमारा ये वाला जो है ये है जीन्स के लिए और ये है क्रोमोसोम के लिए। क्यों है, वन पेयर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। ये क्रोमोसोम के बारे में बात की गई है, ठीक है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट पेयर्स लिखा गया, तो ये हमारा जीन्स के लिए एंड दिस इज़ फॉर क्रोमोसोम्स। अच्छा, मैं ये कंफर्म कर लूँगी कौन सा क्रोमोसोम और जीन्स है, मे बी थोड़ा ऑपोजिट हो सकता है। थोड़ा सा मेरे ख्याल से इसमें कुछ कन्फ्यूजन था, शायद ये क्रोमोसोम के लिए रहेगा कि क्रोमोसोम के जो डिफरेंट पेयर्स हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट हैं और इंडिपेंडेंटली ही सेग्रीगेट करते हैं। जबकि यहाँ जब देखेंगे वन पेयर सेग्रीगेट, वन पेयर ऑफ जीन सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर जीन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं जब इसका एक्सप्लेनेशन है। ड्यूरिंग एनाफेज में क्या होता है, 2 क्रोमोसोम पेयर जो हैं वो अलाइन करते हैं। ये देखो, जब मेटाफेज है, मेटाफेज में एक लाइन पे आ जाते हैं, उसके बाद फिर दोनों एक एक पेयर में से जो है वो पुल ऑन होने लगता है पोल्स की तरफ में। तो वही मियोसिस जो है वो तुम्हें यहाँ समझाया गया है। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ क्या है, जो मैं तुम्हें पिछले वाली टेबल में बता रही थी कि ऑरेंज येलो ये एक क्रोमोसोम के 2 पेयर हैं, ग्रीन और रेड ये एक क्रोमोसोम का पेयर है। यहाँ क्या फ़र्क किया, रेड येलो ये रखे, लेकिन ये वाला जो था जब अरेंजमेंट हुई रेड वाला इस तरफ आ गया जो कि ब्राउन की तरफ था, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे पास ये डिफरेंट टाइप के जर्म सेल्स में गेमीट्स बने, ठीक है। ये गेमीट्स बने जिसमें कॉम्बिनेशन क्या थे, यहाँ कॉम्बिनेशन ऑरेंज ग्रीन,
येलो रेड, यानी पेरेंटल टाइप्स, ठीक है, अगर 2 पेरेंटल था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास रिकॉम्बिनेंट्स बन गए, ऑरेंज रेड के साथ, जो ऑरेंज था ये रेड के साथ यहाँ इधर इसे, और येलो जो है वो ग्रीन के साथ। तो ये क्या है, सिर्फ मेटाफेज के टाइम पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो किस तरीके से अलाइन होते हैं, जस्ट उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा क्रोमोसोम किसके साथ जाएगा, ठीक है, और यही रिकॉम्बिनेंट्स बनाता है। सटन और बोवेरी ने आर्ग्यू किया कि पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर्स दे कैरी। तो सटन और बोवेरी ने कहा कि अगर क्रोमोसोम्स पेयर कर रहे हैं और सेपरेट करते हैं तो उन पर जो जीन्स प्रेजेंट हैं या जो फैक्टर्स वो कैरी करते हैं वो भी सेग्रीगेट हो जाते हैं। यानी कि सटन ने क्या किया, जो मेंडेलियन प्रिंसिपल्स थे उनको क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन की अपनी थियरी के साथ कंबाइन किया और इसको कहा क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहती है कि जो इनहेरिटेंस है, यानी एक प्रोजेनी से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो पास ऑन होते हैं कैरेक्टर्स, फीचर्स, वो जो फीचर्स हैं वो किसकी वजह से होते हैं, दोज आर बिकॉज ऑफ chromosomes. These are chromosomes which carry information from one generation to another generation in the form of genes carried on these chromosomes. इसके बाद ये तो सटन एंड बोवेरी ने दिया, इनकी जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आई कि क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस सही है या नहीं है, दैट वाज डन बाय T.H. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन एंड हिज कलीग्स, जिन्होंने बताया कि वेरिएशन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से होती है। मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाइज पे काम किया, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ये है, दिस इज़ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, एक फ्रूट फ्लाई है। आसानी से एक केले को 2 दिन के लिए बाहर छोड़ दो, उस पर ब्राउन कलर की छोटी छोटी मक्खियाँ जैसी उड़ती हुई दिखाई देंगी, दोज आर ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। आजकल तो ये आराम से देखी जा सकते हैं एनवायरनमेंट में। तो ये मेल और फीमेल है, यहाँ पे ट्रेट्स होते हैं, बहुत सारे ट्रेट्स क्या हो सकते हैं, ये जो इनके विंग्स हैं, इनकी जो शेप है, ये बड़े बड़े हो सकते हैं, ये मिनिएचर विंग्स हो सकते हैं, इनकी जो आइज़ का कलर है रेड हो सकता है, वाइट हो सकता है, ब्राउन भी होता है, इनकी बॉडी का कलर येलो हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो इनके अंदर देखे गए और उनके ऊपर फिर ये क्रॉसेस किए गए। जैसे पी प्लांट के कुछ फ़ायदे थे, पी प्लांट के फ़ायदे क्या थे, जल्दी से ग्रो किया जा सकता था, फिर उसके अलावा प्रोजेनी साइज़ बड़ा था, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, और उसके अलावा देखा जाए तो शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, जल्दी जल्दी ग्रो की जा सकती हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ फ़ायदे थे जो पी प्लांट यूज़ करने के थे। उसी तरीके से ड्रोसोफिला के भी काफ़ी सारे फ़ायदे थे। पहली चीज़, दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन लेबोरेटरी के अंदर आराम से आपको पी के लिए तो फील्ड्स चाहिए, लेकिन अगर तुम यहाँ देखोगे ड्रोसोफिला के लिए हम लोगों को फील्ड्स भी नहीं चाहिए, वी कैन डू देयर क्रॉसिंग, देयर ब्रीडिंग, देयर ग्रोइंग अप जस्ट इन अ लेबोरेटरी ऑन अ सिंपल सिंथेटिक मीडियम। उसके बाद इनका लाइफ स्पैन, अगर पी को देखा जाए तो पी फिर भी एक सीज़न लगाता है, 2-4 महीने लगाता है उनका एक लाइफ साइकिल पूरा होने के लिए, कि एक पौधा उगेगा, फिर उसमें बीज लगेगा, वो पकेगा, फिर दूसरा पौधा उगेगा, उसमें 5-6 महीने का। लेकिन अगर ड्रोसोफिला को देखें तो जस्ट 2 वीक्स, सिंपल 2 वीक्स के अंदर साइकिल पूरी हो जाती है। यानी एग्स में से 2 हफ्तों के अंदर ड्रोसोफिला बन जाती है और ड्रोसोफिला उसके बाद फिर दोबारा एग्स देके दोबारा से नए ड्रोसोफिलास बन जाती हैं। तो शॉर्ट लाइफ साइकिल है, विद इन 2 वीक्स। फिर सिंगल मेटिंग में से बहुत सारे प्रोजेनीज जो हैं वो बन जाते हैं। जैसे मैंने वहाँ देखा, एक फली के अंदर 5, 6, 8, 10 मटर मैक्सिमम हो सकती हैं, लेकिन यहाँ देखा जाए तो एक सिंगल मेटिंग से, यानी एक सिंगल क्रॉस कराओगे और उसमें हंड्रेड्स ऑफ एक्स जो हैं वो ड्रोसोफिला दे देती है। तो हंड्रेड्स ऑफ एक्स का मतलब है हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेनीज बन जाते हैं। फिर क्लियर डिफ्रेंसिएशन है सेक्सेस का, मेल और फीमेल, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, बाइसेक्सुअल फ्लावर था। तो मेल और फीमेल में कहीं हम लोगों ने जहाँ भी किया, जितने भी प्रोसेस किए, कहीं भी मेल कहीं भी दिखा दो, फीमेल कहीं भी दिखा दो। लेकिन जब हम ड्रोसोफिला को करेंगे, वी हैव टू बी स्पेसिफिक अबाउट कि हम लोगों को कहाँ मेल दिखाना है और कहाँ फीमेल दिखाना है। तो क्लियर डिफ्रेंसिएशन था सेक्सेस का।
जैसे यहाँ भी हम आसानी से देख सकते हैं, जो मेल है वो साइज़ में कंपैरेटिवली छोटा होता है, जबकि फ़ीमेल जो है वो बड़ी होती है। साथ ही बहुत सारी वेरिएशंस थी, जैसे वहाँ पे कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, टॉल है, ड्वार्फ है। यहाँ पे ड्रोसोफिला के अंदर इससे भी ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलती थी, यानी एक ही कैरेक्टर जो है वो बहुत सारे डिफरेंट, आई कलर ही ले लो, रेड भी हो सकता था, ब्राउन भी हो सकता, कुछ दूसरे कलर्स भी देखे गए। ठीक है, तो डिफरेंट वेरिएशंस थी जिनको हम लो पावर माइक्रोस्कोप के साथ आसानी से देख सकते थे। तो ड्रोसोफिला पे जब किया तो इसी के जो ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला के ही रिजल्ट्स थे जिन्होंने आगे लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के लिए दरवाजे खोल दिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।